Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Welcome to Idrak Learning Media, JKSSB FAA Accountancy. This is our third lecture. The topic for our today's lecture is accounting terminology. So, okay. It's accounting terminology. And yes, it is part second. Okay. Although we completed yesterday till debit and credit, but due to some technical glitch, the video was uploaded up to 44 minutes only. So we have to resume from event, the term event that is used in the accounting terminology. So before resuming today's class, let's brush up very quickly कि कल हमने क्या पढ़ा था. हम पढ़ रहे थे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी. हमने कहा ये जो टर्मिनोलॉजी है, this is actually the language of the accounting. This is the language of the accounting. जब हम अकाउंटिंग के शहर में जाएंगे तो वहाँ पर जिस लैंग्वेज से हम बातों को समझेंगे, अकाउंटिंग की बातों को समझेंगे, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, वो लैंग्वेज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो टर्म्स हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ये भी हमने कहा कि ये टर्म्स कुछ ऐसी टर्म्स है जो आप शायद अपनी ज़िंदगी में भी या किसी और फील्ड में भी यूज़ करते होंगे, लेकिन अकाउंटिंग की दुनिया में, अकाउंटिंग के फील्ड में उसकी एक अलग मीनिंग है, जिस मीनिंग से उस टर्म को पहचाना जाता है, उसको समझा जाता है. ओके, तो कल हमने कुछ टर्म्स पढ़ी थी. उसमें हमने, अगर आपको याद होगा, कल हमने जो टर्म पढ़ी थी उसमें से हमने पढ़ा कल कि व्हाट इज़ बिजनेस एक्चुअली. ओके, और हमने ये भी पढ़ा था कल कि बिजनेस में हमने फिर वो कॉन्सेप्ट एक भी बताया था आपको कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. इसके बाद हमने ट्रांजैक्शन कहा था, ट्रांजैक्शन के बारे में हमने कहा था इसके बाद. और ट्रांजैक्शन के बाद फिर हमने ट्रांजैक्शन की कुछ टाइप्स भी बताई थी. और इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है जो हमें आज पढ़नी है, दैट इज इवेंट एक्चुअली. ये इवेंट आज हमें पढ़ना है. इस इवेंट के बारे में हमने कल इंट्रोडक्शन दिया, जो वीडियो में आया भी था, कि अकाउंटिंग दो चीज़ों को रिकॉर्ड करती है. अकाउंटिंग records transactions and events. तो इसका मतलब है जब हम इवेंट्स की बात कर रहे हैं, जब हम ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस और अकाउंटिंग इवेंट्स की बात कर रहे हैं. कल हमने ट्रांजैक्शन देखा कि जब दो पार्टीज आपस में कोई जो बिजनेस पार्टीज है, जो आपस में कोई बिजनेस करते हैं या कोई चीज़ खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको ट्रांजैक्शन कहते हैं. फिर ट्रांजैक्शन को हमने क्लासिफाई किया इनटू इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, या दूसरी क्लासिफिकेशन कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन. उसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है कि जब दो पार्टीज आपस में बिजनेस करती है और जिसमें ट्रांजैक्शन वो चीज़ है जिसमें फाइनेंशियल चेंज आ जाए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. और हमेशा हमने ये बात याद रखनी है, दो बातें. एक बात तो ये है कि हम हमेशा बिजनेस पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को समझते हैं. जब भी हम अकाउंटिंग में कोई भी बात करेंगे तो हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं. जब हमें हमने जो कल ही कॉन्सेप्ट पढ़ा वो हमें जहन में रखना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. एंड बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द अकाउंटिंग. एक तो ये चीज़ है.
और दूसरी चीज़ हमने कहा कि एक तो बिजनेस के एतबार से हमने मतलब हर किसी चीज़ को समझना है, और दूसरी चीज़ ये है कि अकाउंटिंग में वही चीज़ रिकॉर्ड की जाती है जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, वही चीज़ अकाउंटिंग के लिए रेलेवेंट है, वही चीज़ रिकॉर्ड होती है इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर हम इवेंट की बात करेंगे, इस इवेंट की बात करेंगे। व्हाट इज दिस इवेंट? ट्रांजैक्शन हमने कल कहा कि ये वो चीज़ है जिससे फाइनेंशियल चेंज आ जाती है इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और इवेंट क्या है? इवेंट इज आउटकम, outcome of the transaction। Event is outcome of the transaction। ये ट्रांजैक्शन का आउटकम है, ठीक है। जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं फिर ट्रांजैक्शंस के नतीजे में कुछ रिजल्ट सामने आते हैं, उन रिजल्ट्स को हम क्या कहते हैं? वो इवेंट्स है, अकाउंटिंग इवेंट्स है। इसके हमने कल एग्जांपल दी थी, वो एग्जाम्पल हम फिर से एक बार यहाँ पर दोहराएंगे। वो एग्जाम्पल ये है कि फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ बिजनेसमैन दैट वी कोटेड यस्टरडे, ही इज राहित साहब। ओके, राहित साहब जो है इन्होंने परचेज किया, ही परचेज्ड 100 गुड्स, 100 पीसेस ऑफ गुड्स। मान लो इसका गुड जो है हनी है, कुछ भी है, यू कैन नेम एनी। फॉर रुपीज इन्होंने ये परचेज किया, फॉर रुपीज इन्होंने परचेज किया, फॉर रुपीज 10,000। यही एग्जांपल हमने कल भी बताई थी, ठीक है। और फिर ये सेल्स करते हैं, ये हम अभी बात कर रहे हैं ईयर 2025 की, ये पूरे साल का इनका बिजनेस है। फॉर एग्जांपल 2025, ये पूरे साल का इनका बिजनेस है, ठीक है। तो फिर ये इसी साल में राहित साहब जो है सेल्स करते हैं, सोल्ड गुड्स, ये बेचते हैं गुड्स, ये 90 गुड्स ये बेचते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा विजिलेंट बनाने के लिए, होशियार करने के लिए हम यहां पर फिर से अमाउंट लिख रहे हैं 10,000 रुपीज। तो ये मैंने कल भी क्वेश्चन पूछा था, अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो में नहीं आया था, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा हूं, इज इट पॉसिबल कि 90 पीसेस ऑफ द गुड्स, कोई बिजनेसमैन उसने वो खरीदे थे 100 गुड्स 10,000 में, उसने परचेज की थी 10,000 में, अब वो सेल्स 90 गुड्स ही 10,000 में बेच रहा है। इज इट पॉसिबल? इनफैक्ट इट इज वेरी नॉर्मल, यही तो होना चाहिए, फिर तभी तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, तभी तो वो प्रॉफिट कमा रहा है, ठीक है। उसने अब 90 गुड्स ही 10,000 में बेच दिए, ठीक है, तभी तो वो प्रॉफिट कमा रहा है। अब हम इस चीज का रिजल्ट देखेंगे, इस चीज का रिजल्ट देखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। क्या लगता है आपको कि इन दो ट्रांजैक्शंस में, जो एक साल में ट्रांजैक्शंस हुई, इसमें हमें क्या क्या आउटकम मिलता है? इसमें हमें क्या क्या आउटकम मिलता है जो हमने यहां पर कहा कि आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन? सबसे पहले हम कहेंगे कि राहित साहब के पास स्टोर है, आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शन हम यहां पे कह रहे थे। सबसे पहले हम कहेंगे कि राहित साहब के पास स्टोर है, अभी उसके स्टॉक में है 10 गुड्स, ठीक है, क्योंकि 100 उसने खरीदे थे, 10 बेचे, इसके पास अभी 10 गुड्स है, उसके पास अभी 10 गुड्स हैं। इन 10 गुड्स की वर्थ क्या होगी? वर्थ रुपीज 1000 रुपीज। ये यहां पर अंडरस्टूड है। जब 100 गुड्स, 100 हनी की बोतल्स 10,000 में है, ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एक हनी बोतल की प्राइस कितनी है? 100 रुपीज, ठीक है। तो 10 बोटल्स की प्राइस होगी 1000 रुपीज। अभी राहित साहब के पास साल के एंड में बचा हुआ स्टॉक है 10 बोटल्स ऑफ हनी, दैट इज वर्थ रुपीज 1000 रुपीज, ओके। एंड इन द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड, इसको हम कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग
स्टॉक। ठीक है, इस क्लोजिंग स्टॉक को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बता दीजिए, क्या ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये ट्रांजैक्शन है, ये दो पार्टीज के दरमियान कोई बिजनेस हुआ? नहीं, दिस इज आउटकम ऑफ द ट्रांजैक्शंस एंड दिस इज द अकाउंटिंग इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक जो है ये इवेंट है। ये जो क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, ये क्या है? ये इवेंट है बेटा। ये जो क्लोजिंग स्टॉक यहां पर हमने लिखा, ये इवेंट है। ठीक है, यही इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक इज एन इवेंट। समझ आ रही है बात? ओके, इसके बाद और एक चीज, अगर आप इस पर गौर करेंगे, जो ये ट्रांजैक्शन अभी हमने पढ़ी, इस पर आप गौर करेंगे, यहां पर राहिद साहब ने कितना प्रॉफिट कमा लिया? कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो इन्होंने कमा लिया। ठीक है, अभी हम प्रॉफिट को नहीं कंप्यूट करेंगे, लेकिन यहां पर हम कहेंगे कि यहां पर कुछ प्रॉफिट भी राहिद साहब को आ गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस के यहां पर जो आउटकम्स है अभी वो दो है। एक तो क्लोजिंग स्टॉक है, जो 10 बोटल्स या 10 पीसेस ऑफ द गुड्स जो बिजनेसमैन के पास, जो बिजनेस के पास अभी बचे हैं, दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज वन ऑफ द इवेंट। ये क्लोजिंग स्टॉक जो है ये एक इवेंट है अभी, जिसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इवेंट। और इसी के साथ साथ हम यहां पर देखेंगे कि प्रॉफिट भी हुआ है। अभी हमें प्रॉफिट को कंप्यूट नहीं करना है, हमें बस ये देखना है कि 90 बोतल इन्होंने 10,000 में बेच दी, इसका मतलब प्रॉफिट तो है। तो ये जो प्रॉफिट है, दिस इज आल्सो एन इवेंट। दिस इज आल्सो एन इवेंट, सॉरी। और इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग इवेंट। ठीक है, अकाउंटिंग इवेंट। यहां पर एक कंफ्यूजन है, जो स्टूडेंट्स या मैं कहूंगा कि कुछ स्टडी मटेरियल्स में बताया गया है, तो वहां पर यह चीज ही बताई गई है कि फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, ये मैंने कल भी एग्जाम्पल दी थी, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है, इस साल में एम्प्लॉय की डेथ हो गई, दे टर्म दिस एज एन इवेंट ऑफ द अकाउंटिंग। नो, दिस इज टोटली रॉन्ग। ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सबसे पहली बात, डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय, हाउ यू विल एक्सप्रेस दिस इन टर्म्स ऑफ मनी? मनी में इसको कैसे एक्सप्रेस करोगे आप? तो आप तो नहीं कर सकते इसको मनी में एक्सप्रेस, तो ये अकाउंटिंग इवेंट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये चीज है कि ये एक बिजनेस का एक जनरल इवेंट हो सकता है, बट दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग इवेंट। डेथ ऑफ एन एम्प्लॉय या ज्वाइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय या प्रमोशन ऑफ एन एम्प्लॉय या कुछ और चीज, दिस इज नॉट एन अकाउंटिंग इवेंट। ओके, दिस कैन बी an event that is related to the business, okay, but this is not an accounting event. Why so? Because we cannot express it in terms of money. हमने पहले ही कहा ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स, वो ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स रिकॉर्ड किए जाते हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनसे फाइनेंशियल चेंज आ जाए। फाइनेंशियल चेंज किससे आ जाएगी? कोई एम्प्लॉय अगर मरा तो इसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे और कैसे फिर इससे फाइनेंशियल चेंज आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट इवेंट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट टर्म हमारे पास है वो है हमारे पास अकाउंट। ओके, इट्स अगेन एन इंपॉर्टेंट टर्म जो अभी हमें यहां पर पढ़नी है। 4, यस, ओके, दिस इज अकाउंट। अकाउंटिंग में हम बार बार ये चीज हम रिकॉर्ड करेंगे, हम बार बार ये चीज रिकॉर्ड भी करेंगे और ये चीज बार बार हम दोहराएंगे। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, वहां पर हम कहते हैं सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, ओके, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ये अकाउंट 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 बार बार आ जाता है अकाउंटिंग में, बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस अकाउंट एक्चुअली। ओके, तो ये अकाउंट क्या है इसके बारे में आपको याद रखना है। अकाउंट इज, जो पहला पॉइंट हम इसके बारे में लिखेंगे, दैट इज रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन अंडर अ
particular head. In other words, account is nothing but it is a title. It is a title that is given to some हम कहेंगे कि टू सम पेज, ठीक है, उसको हम टाइटल देते हैं. ये एक टाइटल है. अकाउंट इज नथिंग बट इट इज अ टाइटल. ओके, एक हेड है और उसी हेड के अंदर, उसी टाइटल के अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है, इसको मैंने कल भी कहा था, उर्दू में हम इसको कहते हैं खाता. ठीक है, उर्दू में हम इसको कहते हैं खाता. अकाउंटिंग जो है ये अप्लाइड सब्जेक्ट है, इसका हमारी ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, वाबस्ता है. हम ये खाता अपनी ज़िंदगी में भी इसको यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं. हम किसी शॉपकीपर के पास या किसी और जगह हम देखते हैं, उनको हम कहते हैं कि हमारे खाते में देख लीजिए ज़रा, इसमें क्या है, हमारे खाते में लिख लीजिए, इसको, इस चीज़ को हमारे खाते में लिख लीजिए. तो यही खाता जो है यही अकाउंट है. खाते का मतलब ये है कि हमने ये जो ट्रांजैक्शन है किसी हेड के अंडर इसको रिकॉर्ड किया. ओके, ये अकाउंट ये चीज है कि रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन अंडर ए पर्टिकुलर हेड. किसी हेड के अंडर जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उस हेड को, उस टाइटल को हम क्या कहते हैं, उस हेड को, उस टाइटल को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं अकाउंट. ठीक है, तो यहां पर हमने कल भी कहा कि अकाउंट जो है ये इसकी जो शेप होती है, ठीक है, इसकी शेप जो होती है ये टी शेप्ड होता है. अकाउंट इज ऑलवेज टी शेप्ड. इट हैज बीन आस्क्ड इन द एग्जाम. ये पॉइंट्स यहाँ पर हमने चुन चुन के लाए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. हम आपको बड़ी थ्योरी आपको नहीं बता रहे. अगर मैं चाहता तो मैं पूरी स्लाइड बना के लाता और आपको वो सब लाइन्स आपको बता देता, लेकिन यहाँ पर मैं वही पॉइंट्स लिखता हूँ. दोज आर रेलिवेंट टू द एग्जाम. ओके, दोज आर रेलिवेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू. तो यहाँ पर ये चीज़ भी एग्जाम में पूछी गई है कि अकाउंट की शेप कैसी होती है. टी शेप्ड होता है. किस तरीके का, इस तरीके का होता है, टी शेप्ड. अगर हम इसको दूसरे कलर से भी लिखेंगे, बनाएंगे, ताकि आपको ज्यादा समझ आए, टी शेप्ड होता है. टी शेप्ड का मतलब ये है कि इसका एक हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड होता है. इसका एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है, दूसरा राइट हैंड साइड होता है. दैट साइड इज टी शेप्ड. ओके, और दूसरी और नेक्स्ट चीज जो हम अकाउंट के बारे में पॉइंट याद रखेंगे वो ये चीज है कि अकाउंट शोज अस, इट शोज अस, ये हमें दिखाता है दो चीजें. ठीक है, क्या क्या? एक हमने कल कहा मैग्नीट्यूड, और दूसरा हमने कहा अकाउंट हमें दिखाता है डायरेक्शन. अकाउंट हमें दो इंफॉर्मेशंस रेडीली अवेलेबल करता है, रेडीली प्रेजेंट करता है. वो दो इंफॉर्मेशन क्या है? एक तो है मैग्नीट्यूड और दूसरा है डायरेक्शन. किस चीज का मैग्नीट्यूड और किस चीज की डायरेक्शन? जो चीज इस अकाउंट में रिकॉर्ड की गई है. मिसाल के तौर पर आपने किसी दुकानदार के पास उधार लिया है, आप उसको कहते हैं कि हमारे अकाउंट में जरा देख लीजिए कितना है. वो कहता है कि आपके खाते में जो है अमाउंट वो है 10,000. ठीक है, तो इसीलिए हम मैग्नीट्यूड को दूसरे नाम से जान सकते हैं, दैट इज अमाउंट. ठीक है, ये अमाउंट ऑफ मनी हमें दिखाता है. ठीक है, अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन से अमाउंट ऑफ मनी हमें दिखाता है. ठीक है, 10,000 दिखाता है. वो कहता है कि आपके खाते में 10,000 है. अब सवाल ये है कि ये 10,000 मुझे वहां पर बैलेंस है. इसको आप मैग्नीट्यूड को बैलेंस भी कह सकते हैं. ठीक है, अमाउंट भी कह सकते हैं आप, और इसको आप बैलेंस भी कह सकते हैं. आपके अकाउंट में 10,000 बैलेंस है. अब नेचुरली आपके पास क्वेश्चन होगा ये माइनस बैलेंस है कि प्लस बैलेंस है. ठीक है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. तो वही डायरेक्शन जो है ये यहाँ पर हमें दिखाता है. ये हमें कहता है कि आपकी बैलेंस इस अकाउंट में पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, प्लस है कि माइनस है. पॉजिटिव इज प्लस, नेगेटिव इज माइनस. ये प्लस बैलेंस है कि माइनस बैलेंस है. ठीक है,
तो ये तो इजीली अंडरस्टूड है। अगर प्लस बैलेंस है मतलब मेरे ही 10,000 उसके पास है, अगर माइनस बैलेंस है तो इसका मतलब है कि उसके 10,000 मेरे पास है। ठीक है, तो ये अकाउंट हमें ये चीजें दिखाता है। और अकाउंट के ये जो दो साइड होते हैं, ठीक है, अकाउंट के ये जो दो साइड होते हैं यहीं पर मैं आपको बताऊंगा। ये टू साइड्स ऑफ द अकाउंट जो है, इन दो साइड्स ऑफ द अकाउंट जो है इन्हीं को हम कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को इसको हम कहते हैं डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड को हम कहते हैं क्रेडिट साइड। दिस इज all that we have to understand, that we have to understood about the account। जब हम अकाउंट की बात करेंगे, सैलरीज अकाउंट फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल मैं बताऊंगा मिसाल के तौर पर। एग्जांपल सैलरीज अकाउंट, या इससे भी आसान में बताऊंगा जो सैलरीज अभी आपको मुश्किल हो जाएगा, कैश अकाउंट। ठीक है, एग्जांपल कैश अकाउंट। और ये भी याद रखना कि अकाउंटिंग में हम अकाउंट को एक शॉर्ट फॉर्म से लिखते हैं, नोट करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज A/C। A/C से हम अकाउंट को डिनोट करते हैं अकाउंटिंग में शॉर्टकट पे। तो कैश अकाउंट इज एग्जांपल ऑफ द अकाउंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है जब आप समझोगे कैश अकाउंट, इसका मतलब ये होगा कि ये एक टी शेप्ड अकाउंट होगा, ठीक है, और इसमें कैश रिकॉर्ड होगा, इसमें कैश रिकॉर्ड होगा। फिर हम वो बाद में देखेंगे कि जब कैश आया कहाँ से लिखेंगे, जब कैश गया कहाँ से लिखेंगे। दैट इज, मैंने कल भी कहा, दैट इज नोन एज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वो हम कल देखेंगे। फिलहाल ये तो हमें समझ में आया कि जब हम कैश अकाउंट की बात करेंगे इसका मतलब है कि इसमें कैश ही रिकॉर्ड होगा, कैश कहाँ से आया, कैश कहाँ से गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। जब आप सेल्स करोगे एज ए बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव हमेशा सोचना है हमें, जब आप सेल्स करोगे कैश आएगा, जब आप परचेजेस करोगे मतलब खरीदोगे तो कैश जाएगा। ठीक है, या इसी तरीके से अगर कभी कभार हम कहेंगे कि मिसाल के तौर पर हम कहेंगे महराज अकाउंट, हमने यहाँ पर किसी का नाम लिया, इसका मतलब क्या है, बिजनेस को महराज के साथ जो रिलेशंस है, जो ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। महराज ने क्या दिया, महराज ने क्या लिया, सिंपल सी बात है। तो यही अकाउंट हम बार बार यूज करते हैं, कैश अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट। जब भी आप मैं कहूंगा रेंट अकाउंट, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, और अकाउंट का तस्वुर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये अकाउंटिंग की खसूसियत है। आपको यहाँ पर एक चीज आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हुई होंगी कि अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई किया जाता है, अलग अलग हेड के अंडर इनको लिखा जाता है। वहां पर ट्रांजेक्शन को जैसे हम रोजमर्रा के हिसाब लिखते हैं घर में, हम लिखते हैं कि हमने यहाँ से दूध लाया, हमने यहाँ से ये लाया वो लाया, हमने किसी को पैसे दिए। अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है, अकाउंटिंग में एक डिसिप्लिन होता है, वहां पे हर कोई चीज अलग अलग हेड में रिकॉर्ड की जाती है। सैलरी को सैलरीज हेड में, कैश को कैश हेड में, बैंक ट्रांजेक्शन उसको बैंक हेड में, रेंट ट्रांजेक्शन उसको रेंट हेड में। उससे फिर हमें आसानी होती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे होती है। ठीक है, तो आगे हम चलेंगे, नेक्स्ट हमें जो पढ़ना है दैट इज द फिफ्थ पॉइंट, वो है डेबिट एंड क्रेडिट। वो है डेबिट एंड क्रेडिट। ये हमने कल भी कहा था कि डेबिट और क्रेडिट जो है ये एक ऐसा टॉपिक है, डेबिट और क्रेडिट का तब तक नाम रहेगा, ठीक है, जब तक अकाउंटिंग की जान रहेगी। ठीक है, जब तक अकाउंटिंग की जान है तब तक डेबिट और क्रेडिट का नाम है। ठीक है, ये डेबिट और क्रेडिट पर ही सब मामला चलता है, ये डेबिट और क्रेडिट पर ही सब पूरी की पूरी अकाउंटिंग चलती है। ठीक है, लेकिन इसमें ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन लोगों को होता है। अगर आपने अभी तक अकाउंटिंग के बारे में कुछ नहीं सीखा होगा, लेकिन कम से कम आपको ये जहन में पहले ही आया होगा इसमें कुछ डेबिट और क्रेडिट होता है, क्रेडिट और डेबिट होता है। आपको बैंक की मैसेज आ जाती है फोन में, वहां पर कभी डेबिट आता है कभी क्रेडिट आता है, ना आपको डेबिट समझ आता है ना ही क्रेडिट समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, क्यों कभी डेबिट होता है क्यों कभी क्रेडिट होता है, ये हम यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर जो अकाउंटिंग के बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो डेबिट और क्रेडिट को सही डायरेक्शन में नहीं समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो डेबिट और क्रेडिट की बात आपको याद रखनी है,
ये याद रखना है कि डेबिट और क्रेडिट की जब हम बात करेंगे, ये कुछ ऐसी चीज है, दिस इज यूनिक टू अकाउंटिंग। ये एक खुसूसी चीज है अकाउंटिंग की, ये अकाउंटिंग के के साथ एक खुसूसी चीज है, ठीक है। ये एक अलग चीज है, मुनफरिद चीज है, अकाउंटिंग की ही चीज है। ये वो डेबिट नहीं है जो आपकी इंग्लिश में डेबिट है, ठीक है। आप डिक्शनरी खोलोगे, वहां पर भी आपको डेबिट निकलेगा और वहां पर भी आपको डेबिट की फिर मीनिंग निकलेगी। जो डिक्शनरी मीनिंग आपको डेबिट की मिलेगी वो अकाउंटिंग की डेबिट की मीनिंग नहीं है। मैंने कहा दिस इज यूनिक टू अकाउंटिंग। अगर हमें अकाउंटिंग वाला डेबिट समझना है तो हमें अकाउंटिंग में ही उसको समझना है, हमें डिक्शनरी से उसको नहीं समझना है। इसी तरीके से क्रेडिट को भी, दैट्स वाई आई हैव रिटन दैट दिस इज यूनिक टू अकाउंटिंग। इसका अकाउंटिंग के साथ ही एक खुसूसी ताल्लुक है, इसको अकाउंटिंग के साथ ही समझना है, इसको मीनिंग इंग्लिश मीनिंग के साथ इसको नहीं समझना है। इंग्लिश में इसकी मीनिंग क्या है क्या नहीं है उसका अकाउंटिंग पर असर नहीं है, ठीक है। हमने कहा, कल भी हमने कहा कि these are naming words in accounting। ये अकाउंटिंग में कुछ नेमिंग वर्ड्स है, ये कुछ नाम है, दो बंदू के नाम है, दो शहरों के नाम है। इनका क्या मीनिंग है उसका अकाउंटिंग के साथ ताल्लुक नहीं है। हमने कल भी कहा था किसी बंदे का नाम है, मिसाल के तौर पर आदिल, मेरा नाम फॉर एग्जांपल आदिल है, ठीक है। तो आदिल का मतलब होता है अदल करने वाला, इंसाफ करने वाला। क्या ये जरूरी है कि मैं इंसाफ करने वाला हूं या नहीं हूं? ये जरूरी नहीं है, बस आदिल मेरा नाम है। इसी तरीके से डेबिट इसका नाम है, डेबिट का मतलब है टू ओ। इसका मतलब है कि डेबिट का हमेशा मतलब यही होगा अकाउंटिंग में, टू ओ। किसी का मुझ पर उधार है, हमेशा यही है, हमेशा ऐसा नहीं होगा, कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है। आदिल कभी इंसाफ करने वाला हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। मेरा नाम फॉर एग्जांपल नजीब है, नजीब का मतलब होता है शरीफ। क्या आपको मैं शरीफ लगता हूँ? मैं तो शरीफ हूँ ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि दीज आर जस्ट नेमिंग वर्ड्स, these are just naming words। हमें श्रीनगर में एक जगह है, मुझे याद आया क्योंकि किसी पॉडकास्ट में पूछा गया था, उसका नाम है आचार। तो आचार की कुछ हमें अलग सी मीनिंग जहन में है, ठीक है। जो हम एक फूड बनाते हैं, क्यूजीन बनाते हैं, तो ये आचार वही आचार है? नहीं, ये उसका बस नाम है, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज आपको याद रखना है कि डेबिट एंड क्रेडिट जो है ये नेमिंग वर्ड्स है, ठीक है। फिर क्या है, अगर हमने हर किसी चीज का इनकार किया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, फिर क्या है डेबिट और क्रेडिट? ये जो है दीज आर, जो हमने अभी कहा, टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। जो हमारे पास अकाउंट होता है अकाउंटिंग में, उसके ये दो साइड्स है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड दिस इज डेबिट साइड and right hand side this is credit side। this is universal rule। अकाउंट का कभी नहीं होगा कि लेफ्ट वाला डेबिट होगा राइट वाला क्रेडिट होगा। लेफ्ट वाला हमेशा डेबिट होगा, राइट वाला हमेशा क्रेडिट होगा, ठीक है। लेफ्ट इज डेबिट एंड राइट इज क्रेडिट साइड, ठीक है। दीज आर जस्ट टू साइड्स ऑफ द अकाउंट। तो इसका मतलब यह है कि जब हम कहेंगे, इसका मतलब यह है कि जब हम कहेंगे फॉर एग्जाम्पल दिस हैज बीन डेबिटेड, व्हेन वी से, जब हम कहेंगे दिस हैज बीन डेबिटेड, जब हम ऐसा कहेंगे, ठीक है। इसका क्या मतलब हम निकालेंगे? इसका मतलब हम निकालेंगे कि it has been recorded on left side of the account। ठीक है। जब हम कहेंगे किसी चीज को कि इसको डेबिट करो, क्या मतलब है? अकाउंट के लेफ्ट साइड में इसको लिखो, रिकॉर्ड करो,
क्योंकि रिकॉर्ड यहाँ पर करती है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है हर चीज़ को। अच्छा, इसको क्रेडिट करो, मतलब इसको राइट साइड में रिकॉर्ड करो। जब हम कहते हैं, जब आपको मैसेज आती है, जब आपको मैसेज आती है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड बाय सम अमाउंट, इसका मतलब है कि वहाँ पर लेफ्ट साइड से आपके अकाउंट को कुछ अमाउंट लिखा गया। योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय सम अमाउंट, इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बैंक पर राइट साइड से अकाउंट को लिखा गया, क्योंकि बैंक के पास भी अकाउंट ही होता है। समझ आ रही है बात, क्योंकि बैंक तो सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखनी है। इसके अलावा एडिशनली, मैंने कल कहा था एडिशनली, कि एडिशनली इसमें डेबिट और क्रेडिट की मीनिंग है। ये कुछ डेबिट कहाँ से निकला है, क्रेडिट कहाँ से निकला है। एडिशनली आपको याद रखना है कि डेबिट जो है ये निकला है लैटिन वर्ड डेब्री से, ठीक है। क्रेडिट निकला है लैटिन वर्ड क्रेडरी से। अच्छा, डेबिट का मतलब होता है टू ओ, दिस इज इंग्लिश मीनिंग, दिस इज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द डेबिट। एंड क्रेडिट का मतलब होता है टू ट्रस्ट, दिस इज डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द डेबिट एंड क्रेडिट। कभी इसके बारे में पूछा जाता है एग्जाम में कि डेबिट कहाँ से जो है डिराइव किया गया है, क्रेडिट कहाँ से डिराइव किया गया है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी डेबिट और क्रेडिट में। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब हमें डेबिट और क्रेडिट का ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि डेबिट इज लेफ्ट साइड एंड क्रेडिट इज राइट साइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे पास एक और टर्म है जो हम बार बार यूज करते हैं अकाउंटिंग में, वो टर्म है हमारे पास, आई डोंट नो अब नंबर क्या रहा इसका, कैपिटल। ओके, ये कैपिटल क्या है? देखो, मैंने पहले ही कहा था बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप अपनी कॉमन लाइफ में शायद कुछ और मीनिंग से इसको जानते हैं और यूज़ करते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में ये कुछ यूनिक है, इसमें कुछ खास माने हैं। ठीक है, कैपिटल को हम कहते हैं कि कैपिटल सिटी, फॉर एग्जांपल उर्दू में कहते हैं दारुल खिलाफा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कैन यू आंसर? राइट इन कमेंट्स। ओके, तो ये आपके जीके में है, करंट अफेयर्स में ये चीज़ आपको पूछी जाती है। अच्छा, तो कैपिटल यहाँ पर क्या है अकाउंटिंग में? यहाँ पर कैपिटल यहाँ पर क्या है? ठीक है, यहाँ पर जो कैपिटल है इसका और एक नाम है, कैपिटल का और एक नाम है, इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम और एक नाम से जानते हैं, दैट इज नेट वर्थ और इक्विटी। ठीक है, दिस इज अनदर नेम ऑफ कैपिटल, दिस इज अनदर नेम ऑफ कैपिटल। ठीक है, हम कहते हैं कभी कभार, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, ये चीज आपको हमेशा अपने ध्यान में रखनी है। हम बिजनेसमैन की बात कर रहे हैं, हम किसी अलग साइंस की बात कर रहे हैं, हम किसी और मुल्क की बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं? बिजनेस की बात कर रहे हैं। अकाउंटिंग को भी पढ़ रहे हैं फ्रॉम द बिजनेस पर्सपेक्टिव। तो बिजनेस में जब हम कहते हैं कि इस कंपनी की नेटवर्थ क्या है, बहुत बार ये हम ये वर्ड यूज करते हैं कॉमन लाइफ में भी। अच्छा, ये भी आ जाता है आजकल, हालांकि ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब से स्टॉक्स का जो है स्टॉक्स का जो दबदबा अभी बहुत ही कॉमन मैन के पास भी आ गया है, कॉमन मैन को भी बहुत सारी एप्लीकेशंस पता है, ग्रो है, दिस है, दैट है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अलग बात है, ये हम वक्तन फ़वक्तन आपको बताते रहेंगे इंशाल्लाह। तो वहाँ पे भी आप देखते हैं कि इक्विटी है, इस कंपनी की इक्विटी इतनी है, this equity, this net worth, this is capital. Okay, so what is this capital? ये capital जो है, this is cash or kind invested by the owner in business. ठीक है, कैश और काइंड जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसको हम कैपिटल कहते हैं। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर
यहाँ पर हमने कल ओनर की एग्जांपल दी थी, राहित साहब, अभी तो राहित साहब कंटिन्यू ओनर रहेगा, ठीक है। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, मिस्टर ए स्टार्टेड बिजनेस, या हम मिस्टर राहित ही कहेंगे क्योंकि वो नाराज हो जाएंगे अब। मिस्टर राहित स्टार्टेड बिजनेस, ठीक है। इसने बिजनेस स्टार्ट किया राहित साहब ने। इसके बाद बिजनेस स्टार्ट करके इसने क्या किया, इसने बिजनेस स्टार्ट करके क्या किया, अब बिजनेस को स्टार्ट करना है, कॉमन सी बात है, इसको पैसा चाहिए, ठीक है। ये कैश लाता है, अपना तो कुछ नहीं है, अपने फादर साहब से लाता है 1 लाख रुपीज 1L। क्या कैश से ही सारा इसको चल जाएगा, क्योंकि इसने कल ऑनलाइन बिजनेस जो है वो बनाया था, ठीक है। तो कैश भी इसको लगेगा। अभी इसको शोरूम भी बनाना है, ठीक है। लेकिन इनके फादर साहब कहते हैं कि हमें शोरूम बाजार से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमें घर पर ही है, हमारा अपना शॉप है, उसी शॉप को हम बिजनेस में हम यूज़ करेंगे एज ए शोरूम, उसी को हम शोरूम बनाएंगे। तो ये शॉप को भी बिजनेस में लगा देते हैं, है ना। उस शॉप की फॉर एग्जांपल 10 लाख उसकी वर्थ है। तो इसने अब बिजनेस स्टार्ट किया, बता दीजिए बिजनेस में इसने कितना लगा दिया अभी, 11 लाख रुपीस, ठीक है। 11 लाख रुपीस जो है इसने बिजनेस में लगा दिया है, बिजनेस इसने शुरू कर दिया। ये 11 लाख का अमाउंट जो है इसी को हम कहते हैं दिस इज कैपिटल, दिस इज कैपिटल। तभी मैंने कहा कैश, राहित साहब ने कैश लाया, हमने कहा काइंड, ठीक है, हमने कहा काइंड, ये काइंड भी इन्होंने लाया, शॉप लाया, क्योंकि जब हम बिजनेस शुरू करते हैं हम कैश भी इसमें जो है यूज करेंगे, या काइंड भी कभी यूज करेंगे, या कभी काइंड ही यूज करेंगे, या कभी कैश ही यूज करेंगे। समझ आ रही है बात। वैसे कैश तो ज़रूरी होता है, कुछ रनिंग ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी होता है। तो कैपिटल यही होता है, ठीक है। कैपिटल जो है ये वो अमाउंट है जिससे बिजनेसमैन बिजनेस शुरू करता है। जब हम कहेंगे कि कंपनी की नेटवर्थ इतनी है 5 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है, इतने अरबों रुपया है कंपनी, इसका मतलब है कि कंपनी शुरू की है इन पैसों से, अपने पैसे हैं, ओनर्स के, ये ओनर्स के पैसे। अब ये चीज़ अलग है कि कंपनी के बहुत सारे ओनर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही कंपनी के ओनर्स होते हैं, ठीक है। मतलब ये वो पैसे हैं जिनसे बिजनेस फिलहाल चलता है, जिनसे बिजनेस इन्होंने शुरू किया। तो ये चीज़ है। यहाँ पर और एक चीज़ है जो मज़ेदार चीज़ है, जो हमें याद रखनी है, जो अभी हमें फिर से रीचेक होगा हमारे कल के कॉन्सेप्ट का। हमने कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, हमने समझा था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। कहा था कि नहीं कहा था? हमने कहा था कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। नाउ इट इज अ क्वेश्चन फॉर यू, ओके। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आपके कॉन्सेप्ट को यहां पर रीचेक हो रहा है, ठीक है। बता दीजिए ये जो 11 लाख रुपए है, ये बिजनेस का कर्जा माना जाएगा कि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी मानी जाएगी? मैंने इसको आसान भाषा में यूज किया, वरना मैं लायबिलिटी एसेट इसको बता देता। मैंने कहा ये जो 11 लाख रुपए हैं, ये बिजनेस के लिए, बिजनेस का नाम क्या था सब याद रखेंगे, अख कश्मीर, ठीक है। अख कश्मीर बिजनेस का नाम था। अच्छा, ये जो बिजनेस है, बिजनेस के लिए जो 11 लाख ओनर ने इसमें इन्वेस्ट कर दिए, ओनर इज राहित साहब, ये बिजनेस के लिए कर्जा है कि ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है? जी बता दीजिए। ये बिजनेस के लिए कर्जा है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बातों को समझ रहे हैं, ठीक है। बिजनेस और ओनर ये दो पार्टीज है, ये एक पार्टी नहीं है, ये दो पार्टीज है। ये बिजनेस के लिए कर्जा है। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया है कि कैपिटल इज डैश डैश फॉर द बिजनेस, कैपिटल इज, यहां पर मैं कहूंगा लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। फिर वहां पर ऑप्शंस होते हैं, लायबिलिटी, एसेट, एक्सपेंस, ठीक है। कैपिटल इज ऑलवेज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट कि बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट इज ओनर।
बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट इज ओनर, जो हमने कल कहा था। देखो अगर मैं आपको डायरेक्टली अब कहता कि कैपिटल जो है ये बिजनेस की लायबिलिटी मानी जाती है, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्चुअल स्टडी। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है आप किसी भी चीज को समझ सकते हैं और किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। तो बता दीजिए कैपिटल क्यों है लायबिलिटी की, लायबिलिटी फॉर द बिजनेस, आपको पता है क्योंकि इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, दैट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। समझ आ रही है बात? तो कैपिटल इज लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। अगर एक आम आदमी को कहेंगे कि जो तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया कोई पैसा, ये बिजनेस का कर्जा है, वो हमें मारेगा क्या बात कर रहे हो, ये कैसे कर्ज है? तो ये तो मेरे अपने पैसे हैं। लेकिन हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से बातों को समझ रहे हैं, हम बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से बातों को नहीं समझ रहे हैं। अगर हम ओनर की बात करेंगे, ये तो ओनर का एसेट है, ओनर का तो ये एसेट है जो उसने कर्जा दिया बिजनेस को, ठीक है, लेकिन बिजनेस के लिए कर्जा है। अच्छा, इसी तरीके का और एक कॉन्सेप्ट या और एक टर्म है हमारे पास, उस टर्म को हम समझेंगे, दैट इज ड्राइंग्स। ये वो ड्राइंग्स नहीं है जो हमारे बच्चे बनाते हैं ड्राइंग, ठीक है, ये वो ड्राइंग नहीं है, ठीक है। ये ड्राइंग्स क्या है? दिस इज अगेन कैश और काइंड withdrawn by the owner from business for his personal use. For his personal use. ये स्टेटमेंट आपको तो आसान स्टेटमेंट लगता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको तो आसान स्टेटमेंट लगता है, लेकिन अगर मैं आपको इसी स्टेटमेंट पर अभी दो तीन बातें बताऊं आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। दो तीन एग्जांपल्स बताते हैं, क्योंकि जितना आप कंफ्यूज हो जाओगे समझ लेना उतना आप समझ लेते हो, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं, इंग्लिश तो सबको समझ आता है, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि ये वो कैश और काइंड है, ठीक है, कैश और काइंड है। मिसाल के तौर पर अभी राहिल साहब का हनी का बिजनेस है, उसने बिजनेस के ड्रॉर में से या बिजनेस के अकाउंट में से 1000 रुपया लिया और अपने पर्सनल फोन को रिचार्ज किया। यही मैंने कहा कि कैश विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, ठीक है, कैश लिया और अपने किसी पर्सनल खर्चे के लिए उसको इस्तेमाल किया, तो दिस इज कॉल्ड ड्रॉइंग। इसको हम अकाउंटिंग में एक टर्म यूज करते हैं ड्राइंग। जब हम कहेंगे कि ड्राइंग इज अकाउंट, इसका मतलब है कि ओनर ने क्या बिजनेस से निकाला है, ठीक है। अच्छा, अपने खर्चे के लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, अपने खर्चे के लिए, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, फॉर पर्सनल यूज। अगर बिजनेस यूज के लिए पैसे निकालेगा दैट इज नॉट ड्राइंग्स, ओके। अच्छा, ये कैश भी निकाल सकता है, काइंड भी। क्या काइंड निकाल सकता है बिजनेस से? हाँ, राहिल साहब को अपने घर में बच्चे थे, उन्होंने जो है जिद की, नहीं हमें हनी चाहिए, राहिल साहब ने हनी उठाया और उनको दे दिया, ठीक है, बिजनेस से काइंड ले लिया और बच्चों को दे दिया। तो बिजनेस से ये किसके लिए उन्होंने यूज किया? क्योंकि यहाँ पर बिजनेस और बिजनेस ओनर सेपरेट है, अब ये बिजनेस में उन्होंने निकाला और अपने इस्तेमाल के लिए निकाला, तो ये ड्राइंग मानी जाती है। किसमें? बिजनेस में ड्राइंग मानी जाती है। तो ये चीज आपको समझ आई। अब यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा, फॉर एग्जांपल ठीक है, यहां पर मैं एग्जांपल लूंगा। मिसाल के तौर पर राहिद साहब withdraws ₹1000 फ्रॉम बिजनेस। ये कलर क्यों खुद चेंज हो जाता है मुझे नहीं पता, यहाँ पर कोई मसला है। फ्रॉम बिजनेस फॉर रेंट ऑफ शॉप। ये बिजनेस वाला शॉप ही है, ये कोई और शॉप नहीं है। राहिल साहब ने बिजनेस से पैसे निकाले और शॉप की रेंट दे दी शॉप ओनर को, ठीक है। इसी शॉप की, किस शॉप की?
जिस शॉप में क्या है, जिस शॉप में बिजनेस चल रहा है, इसी शॉप की, कोई और शॉप नहीं है। आप बता दीजिए, इज इट ड्राइंग और नॉट? ये ड्राइंग है कि नहीं है? इज इट ड्राइंग? क्या ये ड्राइंग है? इट इज नॉट ड्राइंग, नो। क्योंकि यहां पर दो चीजें हैं, विड्रॉन तो किया बिजनेस से, लेकिन पर्सनल यूज के लिए नहीं किया, ठीक है? तो ये ड्राइंग नहीं है, ये ड्राइंग नहीं मानी जाएगी, दिस इज नॉट ड्राइंग, ठीक है? ये समझना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है, कभी ऐसा ही हुआ होता है। अच्छा, कभी ऐसा ये एग्जाम में एक बार आया था, मुझे याद आया, हाँ एग्जाम में आया था। देखो ये एक एग्जाम्पल आई थी, एग्जाम में आया था, श्योरली आया था एग्जाम में, और मुझे याद आया अभी अचानक मुझे ये जो है जहन में आ गई ये बात। देखो, withdrawn ₹1000 फ्रॉम बिजनेस, ये अब हाँ ये पता है, अब हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, फॉर पेइंग इनकम टैक्स। ओके, ओनर ने, यहां पे मैं लिखूंगा पहले ओनर, क्योंकि बाद में जब आप नोट चेक करोगे आप ये नहीं समझ पाओगे, ठीक है? ओनर ने, राहित साहब ने बिजनेस से पैसे निकाले 1000 रुपया और इनकम टैक्स उससे पे किया, ठीक है? तो नाउ द क्वेश्चन इज इट ड्राइंग और नॉट? जी कहें, कैसे ड्राइंग है, कैसे नहीं ड्राइंग है? पर्सनल यूज के लिए नहीं है तो ड्राइंग नहीं है। एनी मोर रेस्पॉन्सेज? आप भी बता सकते हैं, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, स्टूडेंट्स बैठे हैं इसी हवाले से मैं कहूँ, मैंने बार बार कहा था, अगर कोई यहाँ पर जीएमसी अनंतनाग की विसिनिटी में रहता है, ही कैन कम टू, और ही कैन नॉट शी, ही कैन कम टू आवर क्लास, ओके? वो बंदा जो है, लड़का जो है, वो हमारी क्लास में आ सकता है, क्योंकि लेट क्लास है, अदरवाइज हम गर्ल्स को भी शायद अलो करते हैं। अच्छा, आपका क्या कहना है, ये ड्राइंग है कि नहीं है? क्यों है ड्राइंग? तो अगर बिजनेस के लिए टैक्स भरा तो फिर तो ये पर्सनल यूज के लिए नहीं है। उबैद साहब क्या कहना है आपका, क्या है? हाँ फैसल साहब, हाँ अच्छा, हम्म, ये ड्राइंग्स नहीं है, बिजनेस पर्पस के लिए उन्होंने यूज किया। देखो यहाँ पर इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है, ये क्वेश्चन, ये एग्जाम में आया था, इसी तरीके के फिर क्वेश्चंस आते हैं। मैंने कहा था ना, जितनी ये आसान स्टेटमेंट है उतना आसान ये फिर नहीं होता है फिर आगे। ओके, इसका जो आंसर है, दिस इज ड्राइंग, क्योंकि यहाँ इधर एक और कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड है जो अभी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगी। इसका आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है? यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो स्टूडेंट्स को अभी पता नहीं होगी, जिस स्टूडेंट को पता होगी ही कैन आंसर द क्वेश्चन करेक्टली। वो कॉन्सेप्ट है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स पर्सन की इनकम का होता है, ना कि बिजनेस की इनकम का। बिजनेस को जीएसटी होता है, कुछ और होता है, ठीक है? जो इनकम टैक्स है ये पर्सन को होता है, ओनर को होता है। समझ आई बात? जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप की, वहां पर इस सोल बिजनेस को, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस का इनकम टैक्स नहीं होता है, बल्कि जो उस प्रोप्राइटर ने, जो ओनर ने बिजनेस से इनकम कमाई, अब उसको इनकम है, अगर वो उस इनकम स्लैब में आ जाता है फिर उसका इनकम टैक्स है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इनकम टैक्स है, इट बिलोंग्स टू द ओनर, इट बिलोंग्स टू द ओनर। तो ओनर ने अपना इनकम टैक्स भरने के लिए बिजनेस से पैसे निकाले, उसको अपनी इनकम से निकालना था, ठीक है? वो अलग बात है फिर। तो यहाँ पर ये जो है ये ड्राइंग है, ठीक है? ये जो है ये ड्राइंग है। तो इस तरीके से आज हम अपनी क्लास यहीं पर इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल हम लाइबिलिटी से शुरू करेंगे, एसेट से शुरू करेंगे। दिस इज, मैंने जो पहले ही कहा था, अकाउंटिंग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अभी आपको समझ आया होगा, इसको हम कॉमन लाइफ से रिलेट कर पाते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, ठीक है? दिलचस्प सब्जेक्ट है। अच्छा, क्लास के इख्तिताम पर फिर एक बार मैं आपको
कहना चाहूँगा, फिर हम लास्ट में फिर से ब्रशअप करेंगे कि आज हमने क्या पढ़ा। इख्तिताम में फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये 3 क्लासेस हमारी डेमो क्लासेस थी जो हमने यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल रखी थी। इसके बाद जो हमारा कोर्स है वो पेड है और उसके लिए आपको एप्लीकेशन में आना होगा। एप्लीकेशन की लिंक आपके पास शेयर की गई है। एप्लीकेशन का नाम है इदराक लर्निंग मीडिया। ये आप ऐप स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हो। हमारा कोर्स स्टैंड आउट कहाँ पर हो रहा है? सबसे पहली बात, हमारे लेक्चर्स जो है लाइव होंगे, तो स्टूडेंट को एप्लीकेशन पर एक वर्चुअल क्लासरूम एनवायरनमेंट मिल जाएगा और वहाँ पर वो कभी भी लाइव लेक्चर में कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है। हेयर आर कोर्स स्टैंड्स आउट देन अदर्स। और दूसरी बात यह है कि हमारा जो कोर्स है एक तो लाइव होगा, उसके बाद आपको एचडी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी। किसमें? एप्लीकेशन में। आप कहीं पर भी हो, आप गाड़ी में हो, आप चलते हो, आप घर में हो, कहीं पर भी हो, आप लेटर आवर्स में उसको फिर रिवाइज कर सकते हो। और हर एक लेक्चर की आपको यहाँ पर हम जो भी हमने यहाँ पर लिखा हैंड रिटन नोट्स, इसकी पीडीएफ आपको हर एक लेक्चर के बाद मिल जाएगी। ये भी एप्लीकेशन में अपलोड की जाएगी। इसके अलावा एप्लीकेशन में आपको ग्रुप चैट का एक फीचर मिल जाएगा। वहाँ पर आप टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपने आप में भी ग्रुप चैट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फेलो स्टूडेंट्स के साथ। वहाँ पर अपने कन्फ्यूजन्स को आप मोर क्लियर कर सकते हो और अपने कॉन्सेप्ट्स को आप मोर शार्प कर सकते हो। अपने आप को क्वेश्चंस पूछकर, क्वेश्चंस शेयर करके इन चीज़ों से आप अपने आप को मोर शार्प जो है कॉन्सेप्ट्स वो कर सकते हो। और एक चीज़ है इसमें खुसूसियत, वो चीज़ ये है कि आपको हर एक टॉपिक के बाद फॉर एग्जांपल वी विल कंप्लीट दिस अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, आपको इसके बाद हमारी तरफ से एक ब्रश अप टेस्ट होगा, एमसीक्यू टाइप टेस्ट होगा। उस एमसीक्यू टाइप का जो एग्जाम एनवायरनमेंट होगा वो बराबर वही एग्जाम एनवायरनमेंट होगा जो आपको एग्जाम में होता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होगा, हर एक क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की। और ताकि आप क्वेश्चन को, आजकल के एग्जाम ज़्यादा सीबीटी एग्जाम्स होते हैं, ताकि आप क्वेश्चन उसको उसी हिसाब से वो एनवायरनमेंट, एग्जाम एनवायरनमेंट आपको मिल जाए जो एग्ज़ाम में फिर वो प्रेशर होता है, वो डिप्रेशन, कुछ चीज़ें होते हैं, उन चीज़ों को आप पहले से ही उनमें आप माहिर बन जाओ, टैकल करने में उनमें माहिर बन जाओ। तो इसी चीज़ के साथ मैं इजाज़त लेता हूँ। आई होप कि आप सभी जो है कोर्स जो है ये परचेज करोगे। कोर्स की प्राइस हमने 799 रुपीज़ रखी है और कोर्स में आपको 2 बुक्स कंप्लीट सिलेबस इंशाल्लाह कवर किया जाएगा। 3 महीनों के लिए आपने मुझे ख़रीद लिया है। 120 लेक्चर्स आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड किए जाएंगे 3 महीनों में या 4 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे ये भी जहन में है कि आगे रमज़ान आ रहा है, उस वक्त भी हम क्लासेस को एडजस्ट करके, क्लास टाइम को एडजस्ट करके हम क्लास कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह, और टाइम पर आपको सिलेबस कंप्लीट होगा। फर्दर मोर जो बाकी सब्जेक्ट्स है उन पर भी हमारी फैकल्टीज़ है, कुछ फैकल्टी है जिनको हम विद द टाइम आपके साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। अगर आपको लगेगा तो आप उनके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे, हमारे गेस्ट लेक्चर्स भी होंगे, जिन गेस्ट लेक्चर्स में आपको हम ये चीज़ आपको गाइड करेंगे कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन सा तरीका अपनाना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कौन सा सोर्स लेना है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम के लिए हम बेहतर करेंगे, बेहतर तैयार करेंगे। इस सब का मकसद यही है कि हम सब एक साथ अपने मकसद में कामयाब हो जाए, और हमारा मकसद यही है कि इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम सोसाइटी को वापस दे सके जो हमने अभी तक सोसाइटी से लिया है, हम सोसाइटी को वापस दे सके इस इंटेंशन के साथ इंशाअल्लाह ताला। तो तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।